बच्चों, तो आज का जो एग्जाम्पल है हमारा पढ़ने का वो एक इस तरह का कुछ रहेगा कि सपोज करिए कि एक रिवर है। कल हमने रिवर वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, आप लोगों को याद होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब एक स्विमर जाता है, यहां से यहां जाता है वो t1 टाइम में, और यहां से यहां आता है वो t2 टाइम में, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच का मिनिमम टाइम है कवर करने का, सपोज करिए वो t3 है। a टू b का डिस्टेंस है d, तो टाइम टेकन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सपोज करिए स्विमर की वेलोसिटी u है। अब ये तो हो गया आइडियल केस। प्रैक्टिकल केस की अगर हम बात करें, a टू b जाने में टाइम कितना लगेगा? भाई रिवर की वेलोसिटी तो कुछ होगी v, इसकी तो यहाँ पे भले ही u है, तो a टू b जाने में टाइम क्या लगेगा? सपोज करिए t1 टाइम उसको लग रहा है, तो वो हो जाएगा d अपॉन u प्लस v। u प्लस v क्यों आया? कल के कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा आपको, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। t2 टाइम ये है जब वो b टू a आया, तो ये क्या होगा? d इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू d अपॉन u माइनस v। u ग्रेटर देन b है, ठीक है, तो u माइनस v हो गया। अब अगर हम 2 और 3 को ऐड कर दें, 2 और 3 को हम यहां ऐड कर दें अगर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u प्लस v की वैल्यू हम यहां पे क्या निकालेंगे? t1, u माइनस v की वैल्यू क्या हो गई हमारी? d अपॉन t2, और u की वैल्यू क्या है हमारी? d बाय t3, ठीक है। अब हम 2 प्लस 3 करें अगर, तो u प्लस v प्लस u माइनस v, तो v से v कैंसिल होगा, तो 2u कितना आएगा? d अपॉन t1 प्लस d अपॉन t2, इनका एलसीएम लेंगे और u की वैल्यू हम यहां से रखें अगर, तो 2d अपॉन t3, ये आ गया हमारा d t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2, ठीक है। तो यहां से हमारा t3 का रिलेशन आ गया t1 t2 के टर्म्स में, 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये शॉर्टकट है। ये कई बार अगर आप कोई कंपटीशन, वैसे ये स्कूल लेवल पे नहीं आता इतना, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए, कई बार आपके शॉर्टकट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में काम आए। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पढ़ने का, वो कुछ इस तरह है कि ये वाले न्यूमेरिकल आपके स्कूल लेवल पे भी आते हैं। सपोज करिए ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, यानी कि आदमी को ए टू बी मतलब इसको रिवर क्रॉस करनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर रिवर की वेलोसिटी भी कुछ है, रिवर की वेलोसिटी भी अगर v है सपोज करिए, और वो u से कूदेगा, सीधा तो कूदेगा नहीं, सपोज करिए वो इस एंगल पे कूदा, u जो है थीटा, तो उसको आइडियली तो c पे जाना चाहिए, लेकिन v के चलते वो पहुंचा d पर, ठीक है। अल्फा हॉरिजॉन्टल से d पॉइंट का एंगल है अल्फा, ठीक है। जो a टू b का डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है उसको, वो d है। कूदा था c के लिए, पहुंच गया ये, तो ये जो बीच का पॉइंट है ये है ड्रिफ्ट, बोलते हैं ड्रिफ्ट, खिसकना, कितना खिसक गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। वेक्टर्स आप लोग पढ़ के आ चुके हैं थोड़ा बहुत, और मैं आगे रिजोल्यूशन पढ़ाऊंगा, लेकिन इस केस में आप उसको याद रखिए,
रिजोल्यूशन जो होता है वेक्टर का अगर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यहाँ पे u sin थीटा। आप लोगों ने अभी तक वेक्टर्स में ये पढ़ा है कि अगर हमें x कंपोनेंट दिया हो, y कंपोनेंट दिया हो, या हमें दो वेक्टर दिए हो किसी एंगल पे, तो उनका नेट रिजल्टेंट बीच में आता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। इस केस में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि u है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको भी तो इन दोनों कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं ना। तो अगर इस तरह से कोई वेक्टर दिया हुआ हो, मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, इस तरह से कोई वेक्टर दिया हुआ हो और ये एंगल को बना रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस डायरेक्शन में वो कोई भी वेक्टर है, सपोज करिए u है, u cos थीटा करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट उसका u sin थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो u जो उसकी वेलोसिटी है इनिशियल, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, यही हो गया u sin थीटा। u cos थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है उसको उसकी नैया पार कराने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, v है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये x एक्सिस वाला हो गया जो मैंने बताया था, 3D प्लेन में बताया था, या फिर ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में x एक्सिस पे हम ऐसे डिनोट करेंगे, y एक्सिस पे हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब ये तो हो गई रिवर के रिस्पेक्ट में। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं बताऊं स्विमर की वेलोसिटी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में तो स्विमर रिवर की वेलोसिटी को अपने अंदर ऐड ऑन करके ही तो क्रॉस करेगा ना। ये कॉन्सेप्ट तो आप पहले भी समझ चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, v प्लस u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है उसकी, यहां उसकी डिस्प्लेसमेंट है a टू b। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, यही बनाया था डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इसको AC को AD को सबको भूल जाइए आप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, A टू B। ठीक है, तो AB क्या है, D, यह है टाइम, अपॉन वेलोसिटी। क्रॉस करने के लिए अगर तो ये u cos थीटा 0 हो जाएगा, उसका तो u sin थीटा बचेगा सिर्फ। अगर वो बिल्कुल सीधा क्रॉस करे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा वेलोसिटी का। ऐसा ही सी बात है ना कि अगर उसको बिल्कुल a टू b क्रॉस करना है तो इसका और इनका सबका 0 होना बहुत जरूरी है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का वेलोसिटी के कोई इफेक्ट ही ना है ना उसकी स्पीड पे, तो u sin थीटा से क्रॉस कर जाएगा, तो u d t is equals to d upon u sin थीटा। ये तो हो गया उसका टाइम टेकन। ठीक है, अब बात मैं कर रहा हूं मिनिमम टाइम टेकन कितना होगा, t मिनिमम कितना होगा। अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो d तो थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट रहने वाला है, u भी थ्रू आउट जर्नी वाली उसकी इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी, u भी थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट रहने वाला है। हमें ये दिख रहा है कि t जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है sin थीटा के। अगर हम sin थीटा को मैक्सिमम कर देते हैं यहां पर, तो उसका टाइम टेकन जो होगा रिवर क्रॉस करने का वो मिनिमम हो जाएगा। भाई अगर इनवर्स रिलेशन है कोई, अगर सपोज करिए ये p है और ये इनवर्स रिलेशन कर रहा है q के साथ, तो अगर हम q को मैक्स आउट कर दें, q मैक्सिमम होगा, तो जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शन की वजह से p जो है वो मिनिमम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम sin थीटा को मैक्स आउट कर दें यहां पर, तो t मिनिमम हो जाएगा। sin थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने, sin थीटा मैक्सिमम 1 होता है। 1 होता कब है,
90 डिग्री पे। तो थीटा को अगर हम 90 डिग्री रख दें तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो टी कितना आ गया आपका, डी अपॉन यू। ये मिनिमम टाइम टेकन है, और कायदे में डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड भी है ये, सीधा मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड कोई भी एंगल उंगल का वास्ता करना हो यहाँ पे, तो डी बाई यू, टी मिनिमम हो गया। ठीक है, अब बात आती है ए बी। ए बी क्या है, ए बी हो गया यहाँ पे u इंटू टी। टी की वैल्यू यहाँ, सॉरी u की, d की वैल्यू यहां से निकाल लें तो u sin थीटा इंटू टी। तो d हो गया हमारा u sin थीटा इंटू टी, या ए बी की वैल्यू आ गई हमारी u sin थीटा इंटू टी। bc क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, u cos थीटा इंटू टी क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा है, या हॉरिजॉन्टल बोले या इसको हम बोले x एक्सिस का कंपोनेंट तो u cos थीटा है। u cos थीटा रिस्पांसिबल है उसको c तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसने एम तो c का ही किया था, u cos थीटा ही रिस्पांसिबल है उसको c पहुंचाने के लिए, तो स्पीड तो आपकी u cos थीटा हो गई, टाइम टेकन t है। ठीक है, अब बात क्या आती है निकल के कि बी डी क्या होगा। बीडी जो होगा एक्चुअली में उसने टारगेट सी का किया था, लेकिन वी के चलते वो डी पर पहुंचा, तो u cos थीटा में v भी ऐड हो जाएगा, v प्लस u cos थीटा इनटू टी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, दोबारा बताता हूं मैं एक बार। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाल दी u sin थीटा इंटू टी, बी सी की वैल्यू हमने निकाल दी u cos थीटा इंटू टी, बी डी की वैल्यू हमने निकाल दी v प्लस u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, tan अल्फा क्या होगा भाई, बी डी निकल गया, बी सी निकल गया, फिलहाल हम निकालते हैं tan अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो एडी बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि जिस पॉइंट पे वो फाइनली पहुंचा, इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा है। तो tan अल्फा क्या होगा, अपोजिट अपॉन बेस होता है tan थीटा, अपोजिट क्या है यहाँ पे डीके अपॉन बेस क्या है AK। डीके की वैल्यू क्या है D, AK की वैल्यू क्या है BD। भाई देखिए ना, D टू K और B और A पैरेलल है, इक्वल है दोनों, और BD और AK बिल्कुल इक्वल है। तो DK हम रखेंगे D अपॉन AK हम रखेंगे BD। BD क्या है, हम पहले BD लिख देता हूं। तो tan अल्फा जो हमारा हुआ वो हुआ u sin थीटा इंटू टी अपॉन v प्लस u cos थीटा इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो tan अल्फा हमारा आया u sin थीटा अपॉन v प्लस u cos थीटा, जो वेक्टर्स में भी आता है। आपको याद होगा वेक्टर में मैंने पढ़ाया था tan थीटा इज इक्वल्स टू u sin थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सेम वही फॉर्म आ गई यहाँ पे, u sin थीटा अपॉन b प्लस u cos थीटा। यहां तक आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे इसको रब करके दोबारा आगे बताऊंगा। अब हमें फाइनली निकालना क्या था, यहाँ पे हमें जो फाइनली निकालना था वो हमें निकालना था ड्रिफ्ट क्या है। ड्रिफ्ट है क्या, ड्रिफ्ट है आपकी CD। CD को हम क्या लिख देंगे, BD माइनस BC, BD माइनस BC। BD की वैल्यू क्या आई थी हमारी, BD की वैल्यू आई थी हमारी v प्लस u cos थीटा इंटू टी, v प्लस u cos थीटा इंटू टी, और BC की वैल्यू क्या थी, माइनस u cos थीटा इंटू टी। तो u cos थीटा से u cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या हमारा CD इज इक्वल्स टू v इंटू टी।
टी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रखते हैं अगर, तो डी बाई यू साइन थीटा, तो जो फाइनल आपका आंसर है ड्रिफ्ट, वो हो गई हमारी v इंटू डी अपॉन यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट है। अब इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई रिवर वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट a टू b पॉइंट का d है, तो उस cd ड्रिफ्ट कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। भाई b की वैल्यू रखेंगे, d की रखेंगे, किस एंगल पे वो कूदा sin थीटा रख देंगे, और u रख देंगे, कितनी इनिशियल स्पीड से वो कूदा। ये मैंने आपको एक प्रॉपर डेरिवेशन करा दिया ड्रिफ्ट का, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल कहेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करें। अच्छा, उससे पहले एक बात, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया क्योंकि मैंने जरूरी समझा नहीं। अगर एनसीईआरटी में कोई न्यूमेरिकल होगा तो देख लेंगे कि ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, अभी तक वो यहाँ पे कूदा था तो डी तक पहुंच गया था, ये तो हमने कर लिया। अगर वो यहाँ पे कूदता, ये सी टारगेट करता, क्योंकि उसका टारगेट था कि वो बी पे पहुंचे, तो वो कूदा ही सी पे। तो इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने भी आपको सॉल्व नहीं कराया, अगर आप खुद ट्राई करिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताना, वरना अगली वीडियो में ट्राई करूंगा। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, जो हमारे स्कूल के टीचर्स का फेवरेट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देंगे इससे, वो है आपका ये रेन वाटर प्रॉब्लम। एक तो रेन वाटर प्रॉब्लम से जरूर क्वेश्चन देंगे वो, एक देंगे ट्रेन वाला कि ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा अगर वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। एक ये टॉपिक और एक रेन वाटर प्रॉब्लम, ये टॉपिक, ये दोनों स्कूल के टीचर्स के फेवरेट होते हैं 11वीं क्लास के। चलिए सॉल्व करते हैं। सपोज करिए ये एक बादल है, बारिश गिर रही है छमछम 20 स्पीड से, एक इंसान है जा रहा है u स्पीड से। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आता है कि ये इंसान किस साइड पे अपना छाता रखे कि बारिश उसके मुंह पे टच ना हो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में टीचर को देने बड़े पसंद आते हैं। तो अगर आपको पहली क्लास या कल वाली क्लास याद होगी मेरे रिलेटिव वेलोसिटी की, तो मैंने उसमें बताया था कि जो ऑब्जर्वर है is always at rest। ठीक है, अगर मैं इस आदमी को ऑब्जर्वर मान लूं तो इसकी u जो है वो तो पहले 0 हो जाएगी क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया। और मैंने उस कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में हमने उसको ऑब्जर्वर माना, उसको इसकी स्पीड मिल जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि बारिश की वर्टिकल वेलोसिटी तो v है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका बन जाएगा u। अब बहुत सिंपल सा आइडिया है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन कराते हैं स्कूल में टीचर। मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर उसको छाता होल्ड करना है तो इसका जो नेट होगा वो कहीं इस साइड आ रहा होगा। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहां इसकी v नेट आ रही होगी, जो एंगल बना रही होगी थीटा। ठीक है, अब जो ये थीटा है, ये वही थीटा है जहां पे इसको छाता होल्ड करना है ताकि ये बारिश इसके ऊपर गिरे, इसके चेहरे पे ना गिरे। तो सीधी सी बात है, हमें थीटा निकालना है। तो ये भी u हो गया, ये v हो गया। तो tan थीटा अगर हम यहां देखें, tan थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन बेस u बाय v। तो थीटा की tan थीटा तो ये आ गया, थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल देंगे। देखिए कितना छोटा सा आइडिया बताया था मैंने आपको। और नेट आप लोगों को पता ही है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हो जाती है कुछ ऐसी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। अब u और v में एंगल वैसे कितना है 90 डिग्री, तो cos तो 90 हो गया, तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो v आएगा क्या, जो रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की,
इस मैन के रेस्पेक्ट में वो आ जाएगी आपकी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ अगर आप स्कूल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एंड में ना आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है, वरना मास्टर लोग मार्क्स देते नहीं है, खास करके जिस स्कूल से मैं पास आउट हुआ हूं उसके मास्टर। तो कंक्लूजन यहाँ पे एंड पे ये आ जाएगा कि भाई जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है फलाना, जो भी इसकी वैल्यू आई वो इस एंगल पे गिरेगी। देयरफॉर टर्म बहुत पसंद होता है, देयरफॉर उसको अपनी अम्ब्रेला इस एंगल पे होल्ड करनी चाहिए ताकि उसका चेहरा ना भीगे या वो खुद ना भीगे। ठीक है, कितना आसान था रेन वाटर प्रॉब्लम, और कितनी बड़ी 3-3 पेज की डेरिवेशन तो नहीं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 3-3 पेज लगा देते हैं। मैंने आपको 2 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, v ये आ गया, थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, आप ये इसका एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। अब एक न्यूमेरिकल अगर हम रेन वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक्चुअली में ये भी एक न्यूमेरिकल तो है, लेकिन ये आपको अल्टीमेटली एक कॉन्सेप्ट बता देगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना चाहिए एग्जाम में उसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, सपोज करिए कि ये बात क्लाउड है, सेम है, ये 20 स्पीड से गिर रही है, ये आदमी है यहां पर, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि भाई मैं 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा हूं, फिर भी मुझे बारिश जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आप चल रहे हैं नॉर्मली, अगर आप सड़क पे कभी चलते हैं बाइक पे पैदल, तो हमेशा बारिश आपके मुंह पे गिर रही होती है, कई बार सीधी पड़ रही होती है बारिश जो सीधी पड़ रही है फिर भी आपके मुंह पे लग रही होती है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका। लेकिन ये आदमी क्या कह रहा है, ये आदमी ये कह रहा है कि भाई मैं चल तो रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, बारिश फिर भी सीधी गिर रही है। समझ नहीं आया उसको, उसने उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा के 10 मीटर पर सेकंड कर दी, तब जाके बारिश ने उसको 45 डिग्री पे हिट करना शुरू किया। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि असल में b की वैल्यू है क्या। अब फिलहाल इन सबको मिटा देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड वाली बात हम करेंगे बाद में। फिलहाल जो गौर करने वाली बात यह है कि अगर 5 मीटर पर सेकंड चलते हुए उसको बारिश ऐसे गिर रही है, तो असल में केस क्या होना चाहिए था कि इसकी 5 मीटर पर सेकंड इसको मिल जाती, तो यहाँ पे इस एंगल पे बारिश गिरनी शुरू हो जाती। ऐसा हुआ नहीं, बारिश तब भी सीधी गिर रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको बैलेंस करने वाला इधर भी कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तभी तो ये दोनों बैलेंस आउट हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो जो v है, v हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन माइनस 5 मीटर पर सेकंड, अगर इसमें से इसको हम माइनस करें तो ये 0, तभी तो बैलेंस आउट हो रहा है ना। अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाए तो बैलेंस आउट हो जाएगा। इसका मतलब 5 इधर गया तो v हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड आ गई, यानी कि एक रेन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो 5 मीटर पर सेकंड से है। इसका कंक्लूजन पहले तो आपका ये निकल रहा है कि, और जो आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करते होंगे, बारिश के मौसम में बादल आपको आसमान में चलते हुए दिखाई देते होंगे, बादल डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से और होते भी हैं बादल। तो इसका मतलब ये है कि बारिश गिर तो रही है वर्टिकल स्पीड से, लेकिन साथ ही साथ बादल भी आगे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। इसीलिए जब ये इंसान 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है ना, तो उसके हॉरिजॉन्टल और रेन का हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो रहे हैं और v नीचे आ रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसने आदमी ने बोला कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से गया, ठीक है, तो मुझे रेन ने हिट करा। अब इसका 10 अगर हम इसको ऑब्जर्वर मान लें तो इसका 10 यहां आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा जब हुआ तो जिस एंगल से बारिश ने हिट करना शुरू करा वो थी 45 डिग्री। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये था 45 डिग्री। लेकिन यहां सोचने वाली बात क्या है कि ये तो 5 मीटर पर सेकंड रहेगा ही ना,
इसकी वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो जो नेट वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में आई वो क्या आई 10 - 5। तो जो नेट कंपोनेंट आपका यहां पे आया वो आया 5 मीटर पर सेकंड। अब ये हट जाएगा। अब आपकी बेसिक प्रॉब्लम हो गई 5 मीटर पर सेकंड इधर, v इधर, 1045 ये बना रहा है। तो यहां पे अगर हम लिखें tan थीटा हमने क्या पढ़ा था u बाय v। अब tan 45 है तो tan 45 इज इक्वल्स टू u बाय v, सॉरी u बाय v। ठीक है, तो tan 45 क्या होगा, tan 45 हमारा क्या होता है 1। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, v की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, tan 45 हमारा 1 होता है ना, तो 1 इज इक्वल्स टू u बाय v, तो u इज इक्वल्स टू v, तो v की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि भाई ये स्पीड नेट डिस्प्ले की स्पीड होगी क्या, सिंपल सा है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पे 10 भी नहीं लिया u को। बच्चों मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल इसका भी 5 है, इसका 10 है, तो नेट हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में 5 रह गया और ये हो गया खत्म, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 5 लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 2, तो ये आ गई आपकी 5√2। नोट कर लीजिए। तो आई होप बच्चों आपको रेन वाटर प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जांपल बताया, एग्जांपल ये भी कॉन्सेप्ट ही था, वो भी समझ में आया होगा। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए कराया, असल में ये एग्जांपल इस तरह के आते नहीं है, मैंने कराया इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन गिवन हो कि आदमी जा रहा है फिर भी उसको वर्टिकल दिख रही है, तो बच्चे क्या करते हैं इसको मिस आउट कर देते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो मैं कल अपलोड करूंगा, उसमें हम रेन वाटर प्रॉब्लम के कुछ एग्जांपल करेंगे, साथ ही में ये ट्रेन वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें बड़ा मजा आता है। उसमें कुछ नहीं होता, आपको 2 ट्रेन गिवन होंगी, कभी कभी तो ये पैरेलल ट्रैक्स पे एक डायरेक्शन में इधर चल रही होगी तो इधर चल रही, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।